नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। अपना सक्षम पॉइंट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पिछली क्लास में हमने देखा था मौर्योत्तर काल के बारे में। मौर्योत्तर काल के बारे में 12वां चैप्टर पढ़ा था। आज हम अध्ययन करेंगे हिंद यवन आक्रमण के बारे में। हिंद यवन आक्रमण का 13वां जो चैप्टर है, इसको आज पढ़ने वाले हैं। इसके साथ ही एक छोटा सा चैप्टर है, सिर्फ 2 ही पेज है इसके अंदर, तो इसके पश्चात एक चैप्टर और कर लेंगे, 14वां चैप्टर, जिसके अंदर शक, पहलू और जो कुषाण वंश है उनके बारे में। तो आज की क्लास में हम 2 चैप्टर करने वाले हैं, हिंद यवन आक्रमण और इसके अलावा शक, पहलू, क्षत्रप, कुषाणों के बारे में। तो हम करते हैं आज की क्लास को शुरू। और मैं आशा करता हूं कि आप सबने चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा। जिन्होंने नहीं कर रखा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और जिनको ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं वो वीडियो को लाइक भी कर दिया करो। तो करते हैं आज की क्लास को शुरू। चंद्रगुप्त मौर्य के समय सीरिया के यूनानी या यवन शासक सेल्यूकस ने भारत पर 305 ईसा पूर्व में आक्रमण किया, पर उसे हम मुंह की खानी पड़ी। सिकंदर द्वारा स्थापित यूनानी उपनिवेश बैक्टीरिया, जो अफगानिस्तान में स्थित है, पर भी चंद्रगुप्त मौर्य का अधिकार हो गया। किंतु जब मौर्य शासक निर्बल हुए तो एक बार फिर से यूनानी इस क्षेत्र में सक्रिय हो गए, और धीरे धीरे बैक्टीरिया बल्क क्षेत्र में यूनानी फिर से एक ताकतवर हो गए। मौर्य वंश के पतन के पश्चात पश्चिमोत्तर भारत पर विदेशियों के आक्रमण का क्रम निम्न था। पहले हिंद यवन, फिर पहलो, फिर शक, फिर कुषाण। बैक्टीरिया के स्वतंत्र यूनानी साम्राज्य का संस्थापक डायोडोटस प्रथम था, किंतु डायोडोटस की मृत्यु के बाद उसके पुत्र की हत्या करके यूथिडेमस बैक्टीरिया का शासक बन बैठा था। हिंद हिंद यवन इंडो ग्रीक। यूथिडेमस वंश या डेमेट्रियस वंश झेलम से मथुरा तक, जिनकी राजधानी साकल थी, और यूक्रेटाइटिस वंश जो बैक्टीरिया से झेलम तक के क्षेत्र में, इनकी राजधानी तक्षशिला थी। डेमेट्रियस 190 ईसा पूर्व के लगभग यूथिडेमस की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र डेमेट्रियस बैक्टीरिया के यवन साम्राज्य का उत्तराधिकारी बना। बैक्टीरिया के इन शासकों को ही हिंद यवन कहा गया है। उसने एक विशाल सेना के साथ 183 ईसा पूर्व में हिंदुकुश की पहाड़ियों को पार कर सिंध तथा पंजाब के प्रदेशों को जीत हासिल की। डेमेट्रियस के इस आक्रमण का उल्लेख पंतजलि के महाभाष्य व गार्गी संहिता के युग पुराण में मिलता है। कालिदास के नाटक मालविका अग्निमित्र के अनुसार पुष्यमित्र शुंग के पौत्र वसुमित्र ने यवनों को परास्त करके मध्य भारत से इन्हें खदेड़ दिया, किंतु सिंध व पंजाब में यवन अपना अधिकार जमाने में सफल हुए। यूक्रेटाइटिस। डेमेट्रियस जब भारत में उलझा हुआ था, उसी समय 170 ईसा पूर्व के लगभग एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति यूक्रेटाइडिस ने उसके साम्राज्य बैक्टीरिया पर अधिकार जमा लिया। डेमेट्रियस उससे वापस बैक्टीरिया नहीं जीत पाया और मृत्यु को प्राप्त हो गया। ऐसा प्रतीत होता है कि यूक्रेटाइडिस ने डेमेट्रियस की मृत्यु के पश्चात उसके कुछ भारतीय प्रांतों को भी जीत लिया। स्टेबो के अनुसार यूक्रेटाइडिस झेलम नदी तक बढ़ आया था। यूक्रेटाइडिस की भारतीय विजयों के फलस्वरूप पश्चिमोत्तर भारत में 2 यवन राज्य स्थापित हो गए, यूक्रेटाइडिस तथा उसके वंशजों का राज्य। यह बैक्टीरिया से झेलम नदी तक फैला तथा इसकी राजधानी तक्षशिला थी। यूथिडेमस के वंशजों का राज्य, यह झेलम से मथुरा तक फैला था तथा इसकी राजधानी साकल या सियालकोट थी। मेनाड्र मेनाड्र जो यूथिडेमस का एक वंशज मेनाड्र आगे चलकर एक शक्तिशाली हिंद यवन इंडो यूनानी शासक हुआ। अनेक क्लासिकल लेखकों स्टेबो, जस्टिन, प्लूटार्क आदि ने मेनाड्र की गणना महान यवन विजेताओं में से की है। मेनाड्र का एक लेख शिवकोट बजोर घाटी के धातुगर्भ मंजूषा पर प्राप्त हुआ है। इससे ज्ञात होता है कि बजोर क्षेत्र पेशावर उसके अधिकार में था। भारत में मेनाड्र ने कुछ और सफलताएं भी हासिल की एवं मेनाड्र एक विस्तृत साम्राज्य का शासक बना, जो झेलम से मथुरा तक विस्तृत था तथा साकल, सियालकोट उसकी राजधानी थी। बौद्ध ग्रंथों में मेनाड्र को बौद्ध धर्म का संरक्षक बताया गया। यह भी कहा जाता है कि मेनाड्र अपने पुत्र के
पक्ष में सिंहासन त्याग कर अहर्त बन गया था। मेनांडर मेनांडर का समीकरण मिलिंद से किया जाता है, जिसका उल्लेख नागसेन ने मिलिंद प्रश्न में किया है। इस ग्रंथ में बताया गया है कि महान बौद्ध भिक्षु नागसेन राजा मिलिंद के अनेक गूढ़ दार्शनिक प्रश्नों का उत्तर देते हैं तथा अंततोगत्वा वह उनके प्रभाव से बौद्ध हो जाता है। मेनांडर के कुछ तांबे के सिक्के भी मिलते हैं जिन पर यूनानी तथा प्राकृत भाषा में लेख जैसे हेरजस थ्री मिकस मिनरिदस बेसिलियन सोटेरस मिनिद्राय बेसिलियस डिकाय मिनिद्राय आदि अंकित है। धर्मिकस उपाधि से सिद्ध होता है कि वह एक धर्मनिष्ठ बौद्ध था। जी.आर. शर्मा का विचार है कि मेनांडर के नाम का उल्लेख रामायण में कर्दम, भागवत पुराण में पुष्पनिंदर, विष्णु पुराण में अलिसन्या, दिव्यावदान में यक्षक्रिमस, आर्य मंजूश्री मूलकल्प में महायक्ष तथा तारानाथ के विवरण में मीनार रूप में हुआ है। इससे उसकी लोकप्रियता सूचित होती है। मिलिंद पन्हों के अनुसार मेनांडर का जन्म अलिसंद, काबुल के समीप सिकंदरिया द्वीप में फालसी ग्राम में हुआ था। प्लूटार्क के अनुसार मेनांडर की मृत्यु सैनिक शिविर में हुई थी। मेनांडर के उत्तराधिकारी मेनांडर के बाद उसका राजवंश बिखर गया। स्टेटो प्रथम जो संरक्षक मेनांडर की पत्नी एगथोकोलिया वह स्टेटो द्वितीय मेनांडर के बाद शासक बने, किंतु वे कमजोर साबित हुए और कालांतर में मेनांडर का साम्राज्य शकों के द्वारा जीत लिया गया। यूक्रेटाइडिस के बाद उसका पुत्र हेलियोक्लीज शासक बना। वह बैक्टीरिया में यवनों का अंतिम शासक था। 125 ईसा पूर्व के लगभग शकों ने बैक्टीरिया से यवन शासन समाप्त कर दिया। तत्पश्चात इसका शासन काबुल घाटी तथा सिंध गांधार प्रदेश तक सीमित रह गया। हेलियोक्लीज ने यूथिडेमस वंश के स्टेटो प्रथम को परास्त कर उसकी पुष्कलावती या गंधार शैली जिस पर वृषभ का चित्र अंकित है तथा विजय शैली निकाय प्रदेश झेलम क्षेत्र में प्रचलित की मुद्राओं का पुनरांकित करवाया। इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक एंटियालकीड्स था। एंटियालकीड्स के शासनकाल की प्रमुख घटना तत्कालीन शुंग वंशीय शासक काश्यपुत्र भागभद्र के दरबार में हेलियोडोरस नामक राजदूत भेजना। हेलियोडोरस का बेसनगर स्तंभ खम्बबाबा लेख यह प्राचीन विदिशा नगर में स्थित शुंग काल का लेख है। यह प्राकृत भाषा तथा ब्राह्मी लिपि में 6 पंक्तियों का लेख है। यह गरुड़ स्तंभ लेख भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेख है। हर्मियस यूक्रेटाइडिस वंश का अंतिम इंडो-ग्रीक शासक था जिसका राज्य ऊपरी काबुल घाटी तक सीमित था। उसके सिक्कों पर कुषाण वंश के प्रथम शासक कुजुल कडफिसस का नाम उत्कीर्ण है। हर्मियस ने 50 ईसा पूर्व से 30 ईसा पूर्व तक शासन किया है। यवन आधिपत्य का प्रभाव बखनी यवनों का पश्चिमोत्तर भारत पर शासन सिकंदर की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ। एक और जहां यूनानी भारतीय धर्म से प्रभावित हुए, वहीं दूसरी ओर भारतीयों ने कला, विज्ञान, मुद्रा, ज्योतिष आदि के विषय में यूनानी संस्कृति से बहुत कुछ सीखा। दूसरी ओर भारत भी यवन प्रभाव से अछूता न रहा। कला के क्षेत्र में स्पष्टतः यूनानी प्रभाव देखा जा सकता है। कला की गांधार शैली की नींव इसी युग में पड़ी थी। इसमें भारतीय विषयों को यूनानी ढंग से व्यक्त किया गया। सांचे में ढली मुद्राओं के निर्माण की विधि डाई सिस्टम कॉइन्स भारतीयों ने यूनानियों से ही ग्रहण की थी। इंडो ग्रीक शासकों ने भारत में सर्वप्रथम अभिलेख युक्त शासक की आकृति युक्त तथा सोने के सिक्के जारी किए थे। इंडो ग्रीक शासकों ने ही सर्वप्रथम अपने सिक्कों पर लेख उत्कीर्ण करवाया। पूर्व मध्यकाल के लेखों के सिक्कों के लिए धर्म शब्द आया है, वह यह यूनानी भाषा से लिया गया है। ज्योतिष के क्षेत्र में भी भारत ने यूनान से प्रेरणा ली है। वृत्त संहिता में कहा गया कि यवन बर्बर है, पर ज्योतिष का जन्म उनसे हुआ है, अतः वे ऋषियों की भांति सम्मान योग्य है। भारतीय ग्रंथों में ज्योतिष के 5 सिद्धांत मिलते हैं: पितामह, वशिष्ठ, सूर्य, पोलिस और रोमक। इनके अंतिम दो का उदय यवन संपर्क से ही बताया जाता है। ट्रोन के अनुसार निश्चित तिथि से काल गणना की प्रथा
संवतों का प्रयोग तथा सप्ताह का 7 दिनों में विभाजन आदि भारतीयों ने यूनानियों से ही सीखा है। बेबर आदि कुछ विद्वान भारतीय नाटकों का उद्भव भी यूनानी नाटकों से बताते हैं। संस्कृत नाटकों में पर्दे के लिए यवनिका शब्द आया है, जो यूनानी भाषा से लिया गया प्रतीत होता है। पश्चिमी भारत में सर्वप्रथम सोने की मुद्रा मेनार्ड ने जारी की है। पेडालियान तथा अगाथोक्लीज प्रथम इंडो ग्रीक शासक थे, जिन्होंने विश्व में सर्वप्रथम निकल की मुद्रा जारी की थी। तो यह था एक छोटा सा चैप्टर इंडो ग्रीक शासकों को लेकर या हिंद यवन आक्रमण के बारे में। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर और पढ़ते हैं, जिसमें शक, पहलू और कुषाण। 14वां चैप्टर शक, पहलू और कुषाण के बारे में अध्ययन करते हैं। तो करते हैं इस चैप्टर को शुरू। शक मूलतः सिरदर्या, एक नदी जो किर्गिस्तान व उज्बेकिस्तान में बहती है, के उत्तर में निवास करने वाली एक खानाबदोश तथा बर्बर जाति थी। अपने मूल स्थान से खदेड़े जाने पर शक ईरान होते हुए हेलमंड घाटी, शकिस्तान या सिस्तान में आकर बस गए और फिर सिंधु नदी घाटी क्षेत्र शक द्वीप पर काबिज हो गए। इस दौरान उन्होंने कमजोर होती हिंद यवन सत्ता पर भी अधिकार जमा लिया और धीरे धीरे उत्तर पश्चिमी भारत की ओर बढ़े। तक्षशिला, मथुरा, तक्षशिला, मथुरा, महाराष्ट्र, उज्जैनी आदि स्थानों में शकों की भिन्न भिन्न शाखाएं स्थापित हुई। शक नरेशों के भारतीय प्रदेश के शासक क्षत्रप कहे जाते थे। चीनी ग्रंथों में शकों को सई या सई वांग तथा भारतीय साहित्य में सीथियन कहा जाता है। कुछ प्रमुख शक शाखाओं का अध्ययन हम आगे की पंक्तियों में करेंगे। तक्षशिला के शक शासक। तक्षशिला के प्रारंभिक शक शासकों में मेउस 20 ईसा पूर्व से 22 ईस्वी तक का नाम सर्वप्रमुख है। यह भारत का प्रथम शक विजेता था। मेउस के पश्चात एजेज प्रथम तक्षशिला का शक शासक हुआ। इसने यूथिडेमस के वंशजों को पंजाब से खदेड़ दिया। एजेज के बाद अगला शासक एजिलिसेस बना। इसके बाद तक्षशिला का शक राजवंश कमजोर पड़ गया। मेउस से एजेज द्वितीय तक के राजाओं ने लगभग 20 ईसा पूर्व से 43-44 ईस्वी तक शासन किया। भारतीय शासन तंत्र के विकास में उनका मुख्य योगदान यह था कि उन्होंने क्षत्रप शासन प्रणाली का प्रचलन किया। मथुरा के शक क्षत्रप। मथुरा के शक क्षत्रप। मथुरा सिंह शीर्ष अभिलेख के अनुसार राजुल या राजबुल मथुरा का प्रथम शक क्षत्रप था। उसकी मुद्राओं पर महाक्षत्रप की उपाधि मिलती है, जिससे इसकी स्वतंत्र सत्ता का बोध होता है। जैन ग्रंथ कालकाचार्य कथानक के अनुसार मथुरा के शक मूलतः उज्जैनी के निवासी थे। ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण मोरा अभिलेख में भी राजबुल का उल्लेख मिलता है। राजबुल के पश्चात सोडास मथुरा का शक शासक बना। उसने पहले क्षत्रप तथा बाद में महाक्षत्रप की उपाधि ग्रहण की। आमोहिनी दानपट्टी का लेख से उक्त जानकारी मिलती है। इसके पश्चात मथुरा के शकों की स्वतंत्रता का अंत हो गया तथा वहां कुषाणों का आधिपत्य स्थापित हो गया। पश्चिमी भारत के शक। पश्चिमी भारत में दो शक वंशों के अस्तित्व के प्रमाण मिलते हैं। महाराष्ट्र का छैरात वंश और कार्दमक या चस्टन वंश, अथवा सौराष्ट्र और मालवा के शक क्षत्रप। तो इसमें पहले छैरात वंश। इस वंश ने संपूर्ण महाराष्ट्र तथा सौराष्ट्र प्रदेश पर शासन किया। छैरात वंश का पहला राजा भूमक था। नहपान 119 से 125 ईस्वी इस वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था। इसके सिक्के अजमेर से नासिक तक के क्षेत्र से मिले हैं। इसके समय स्वर्ण व रजत मुद्राओं के मूल्य का अनुपात 1:35 था। सिक्कों पर नहपान राजन की उपाधि धारण किए हुए नहपान के अमात्य अयरमन का एक अभिलेख जुन्नर पूना से प्राप्त होता है। नहपान के दामाद ऋषभदत्त उषवदात के गुहा लेख नासिक तथा कार्ले पूना से मिले हैं। नासिक के एक गुहा लेख से ज्ञात होता है कि जब राजस्थान के उत्तम भद्र जाति के लोग मालवों से गिर गए तो उनकी रक्षा के लिए ऋषभदत्त वहां गया था। ऋषभदत्त ने मालवों को बुरी तरह परास्त किया तथा इसके बाद पुष्कर तीर्थ में दान दिया। कार्य अभिलेख में ऋषभदत्त द्वारा करजक ग्राम बौद्ध संघ को तथा वर्णासा तथा प्रभास नामक ग्राम ब्राह्मणों को दान दिए जाने का उल्लेख मिलता है। पेरिप्लस के
अनुसार नहपान की राजधानी भिन्नगर, भड़ौच तथा उज्जैन के बीच स्थित थी। नहपान सातवाहन नरेश गौतमीपुत्र सातकर्णी द्वारा पराजित हुआ और मार डाला गया। इसके साथ छैरात वंश का अंत हो गया। कार्दमक या चष्टन वंश। छैरातों के बाद अगला महत्वपूर्ण शक राजवंश सौराष्ट्र व मालवा में कार्दमक या चष्टन नाम से स्थापित हुआ। पश्चिमी भारत में इस नवीन वंश की सत्ता स्थापित करने वाला पहला शासक चष्टन था। चष्टन संभवतः कुषाणों की अधीनता में पहले सिंध क्षेत्र का क्षत्रप था। वृद्धावस्था में चष्टन अपने पुत्र जयदामन को क्षत्रप नियुक्त किया तथा शीघ्र ही जयदामन की मृत्यु हो गई। इसके बाद चष्टन ने अपने पुत्र जयदामन के पुत्र रुद्रदमन प्रथम को क्षत्रप नियुक्त किया। चष्टन की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र रुद्रदमन पश्चिमी भारत के शकों का राजा हुआ। जूनागढ़ गिरनार से शक संवत 72 ईस्वी शक संवत 72 या 150 ईस्वी का जूनागढ़ का एक अभिलेख प्राप्त हुआ। रुद्रदमन का एक अभिलेख प्राप्त हुआ। यह प्रस्तुति के रूप में है। इससे उसकी विजयों और व्यक्तित्व तथा कृतित्व का विवरण प्राप्त होता है। इसी अभिलेख से ज्ञात होता है कि उसने दक्षिणापथ के स्वामी सातकर्णी को 2 बार पराजित किया, किंतु संबंध की निकटता के कारण उसका वध नहीं किया। यह पराजित नरेश वशिष्ठपुत्र पुलवामी था। जूनागढ़ अभिलेख जो गुजरात के गिरनार से प्राप्त हुआ है। 1832 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने इस अभिलेख की खोज की तथा इसे जर्नल ऑफ एसाइटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के 7वें अंक में प्रकाशित किया। किलहॉर्न महोदय ने इसे प्रकाशित करवाया। यह अभिलेख एक चट्टान पर उत्कीर्ण है। इस पर मौर्य सम्राट अशोक का अभिलेख, गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के 2 अभिलेख तथा शक शासक रुद्रदमन का एक लेख खुदा हुआ है। अभिलेख की भाषा संस्कृत है तथा लिपि ब्राह्मी है। संस्कृत भाषा में लिखित यह प्राचीनतम व सबसे लंबा अभिलेख है। यह चंपू शैली, गद्य और पद्य में लिखित है। इस पर 150 ईस्वी या शक संवत 72 तिथि अंकित है। इस लेख में कुल 20 पंक्तियां हैं। इसमें सुदर्शन झील का उल्लेख किया गया है। इस अभिलेख में रुद्रदमन को भ्रष्ट राज प्रतिष्ठापक कहा गया है। इस अभिलेख में 6 प्रकार के करों का उल्लेख मिलता है। 6 प्रकार के कर है बलि बलि भाग बलि भाग शुल्क कर परण्य और विष्टि। विष्टि का सर्वप्रथम उल्लेख इसी अभिलेख के अंदर मिलता है। सुदर्शन झील भी गुजरात के गिरनार में है, जिसके निर्माता चंद्रगुप्त मौर्य का प्रांतीय गवर्नर पुष्यगुप्त वैश्य सुवर्ण सिक्ता तथा पलासिनी नदियों के जल को रोककर इसका निर्माण किया गया। अशोक के समय उसके प्रांतीय गवर्नर यवन तुषाप द्वारा बांध व नहरों का निर्माण किया। रुद्रदमन के समय क्षतिग्रस्त होने पर उसने खुद के कोष से इसका पुनर्निर्माण करवाया। पंक्ति 6 में इसका उल्लेख है। गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के समय गिरनार के पूर्वपति चक्रपालित के समय इसका पुनर्निर्माण हुआ था 455 ईस्वी में। भारत में सर्वप्रथम संस्कृत लेख युक्त सिक्के शक शासक रुद्रदमन ने चलाए थे। भारत में सर्वप्रथम तिथि युक्त मुद्राएं जारी करने का श्रेय शक शासक जीवदामन को है। भारत में द्विराज्य शासन प्रणाली के जन्मदाता शक क्षत्रप थे। रुद्रदमन के पश्चात पश्चिमी शक क्षत्रप शक्ति क्षीण पड़ गई। इसके पश्चात क्रमशः दामदय सद जीवदामन रुद्र सिंह प्रथम शासक हुए। यज्ञ श्री सातकर्णी ने सातवाहन साम्राज्य के क्षेत्रों को पुनः प्राप्त कर रुद्र सिंह प्रथम को परास्त किया। 255 ईस्वी के आसपास नवोदित वाकाटक शक्ति ने मालवा शकों से छीन लिया। पश्चिमी भारत का अंतिम शक शासक रुद्र सिंह तृतीय था, जिसे गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने परास्त कर शक सत्ता का उन्मूलन कर दिया। शकों के बाद पहलव वंश। पहलवों तथा शकों का इतिहास एक दूसरे से अत्यधिक उलझा हुआ है। पहलव मूलतः पार्थिया के निवासी थे। पार्थिया बैक्टीरिया के पश्चिम की ओर कैस्पियन सागर के दक्षिण पूर्व में स्थित सेल्यूकसी साम्राज्य का सीमावर्ती प्रांत था। पार्थियन साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक मित्रदात प्रथम 171 से 130 ईसा पूर्व था। मित्रदात द्वितीय जिनका 123 से 88 ईसा पूर्व का शासन रहा था, इस वंश का सबसे प्रतापी राजा था। उसने शकों को परास्त किया तथा सिस्तान और कंधार पर अधिकार कर लिया। उनमें निम्नलिखित शासकों के नाम
विशेष रूप से उल्लेखनीय है। सबसे पहला नाम आता है वोनोनिज। जिस समय शक शासक मेउस गांधार में शासन कर रहा था, वोनोनिज सिस्तान, आर्कोसिया तथा एरिया का राजा था। वह अपने सिक्कों पर महाराजा धीराज की उपाधि धारण करता था। इसके पश्चात दूसरे नंबर पर आते हैं सपेलिरस। वोनोनिज के बाद सपेलिरस राजा हुआ। उसके कुछ सिक्कों के मुख्य भाग पर यूनानी लिपि में सपेलिरस का नाम तथा पृष्ठ भाग पर शक नरेश एजिज का नाम खुदा है। इससे ऐसा निष्कर्ष निकलता है कि संभवतः शक नरेश उसकी अधीनता में उपराजा या वायसराय था। इससे पार्थेनों का तक्षशिला पर अधिकार सूचित होता है। तीसरे नंबर पर है गोडोफनेज। यह पहलू वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा हुआ। उसके शासनकाल का एक अभिलेख तख्तेवाई पेशावर जिले में स्थित है से प्राप्त हुआ, जिस पर उसके शासनकाल के 26वें वर्ष की तिथि अंकित है 46 ईस्वी। गोडोफनीज के सिक्के पंजाब, सिंध, कांधार, सिस्तान तथा काबुल घाटी में पाए जाते हैं। ऐसा लगता है कि शकों को परास्त कर उसने पंजाब तथा सिंध पर अधिकार कर लिया। तक्षशिला उसकी राजधानी थी। ईसाई अनुस्मृति में उसे संपूर्ण भारत का राजा कहा गया है, जिसके शासनकाल में ईसाई धर्म का प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया था। शक और पहलों के बाद में आता है कुषाण राजवंश। कुषाण यूची जाति की एक शाखा थे। यूची जाति प्रारंभ में चीन के पश्चिमी सीमावर्ती प्रदेश में निवास करती थी। 165 ईसा पूर्व के आसपास हुन नरेश लाओसंग ने यूची जाति पर आक्रमण कर उन्हें वहां से खदेड़ दिया। कालांतर में वक्त के थपेड़ों से मजबूत होती यूची जाति की एक शाखा कोई चौआंग यानी कुषाण भारत की ओर आई। भारतीय साहित्य में कुषाण तुषारस कहे गए। स्टेबो ने अपने विवरण में कुषाणों को टोचारिन नाम से संबोधित किया है। कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कड़फिसेस था। कुजुल कड़फिसेस या कदफिसेस प्रथम 15 से 65 ईस्वी। कुजुल प्रारंभ में हर्मियस का सामंत था। रोमन सिक्कों की तर्ज पर इसने तांबे व चांदी के सिक्के जारी किए। अपने सिक्कों पर इसने खुद सत धर्मथिदस तथा सत धर्मथित कहा, जो इसके बौद्ध धर्मावलंबी होने का प्रमाण है। चीनी स्रोतों में इसे क्यूसियो कहा गया। विम कड़फिसेस या कड़फिसेस द्वितीय 65 से 78 ईस्वी। सर्वप्रथम विड कड़फिसेस के समय ही भारत में कुषाण सत्ता स्थापित हुई थी। चीनी स्रोतों में विम को येन को चेन कहा गया। विम कड़फिसेस प्रथम भारतीय शासक था जिसने स्वर्ण मुद्राएं जारी की। इसके सिक्कों पर शिव, नंदी तथा त्रिशूल की आकृतियां मिलती है। विम ने महेश्वर की उपाधि धारण की। पिलनी के विवरण से पता चलता है कि विम के समय में भारत तथा रोम के व्यापारिक संबंध अत्यंत विकसित थे। चीन के साथ भी उनका व्यापारिक संबंध था। पिलनी इस व्यापार के कारण भारत की ओर रोम के धन प्रवाह, खासकर सोने के पर दुख प्रकट करता है। रोमन भार मान के अनुकरण पर निर्मित होने के कारण कुषाणों के स्वर्ण मुद्राओं को दिनार कहा गया। भारत में दिनार का प्रचलन कुषाण काल में ही हुआ था। विम ने द्विदिनार, दिनार तथा पाद दिनार 3 मूल्यों की स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी। मुद्राओं पर यूनानी तथा ख्रोष्टी लिपि का प्रयोग करने वाला वह अंतिम शासक था। मथुरा के पास माट नामक स्थान से सिंहासन पर विराजमान एक विशाल मूर्ति मिली है, जिस पर महाराज राजा धीराज, देवपुत्र, कुषाण पुत्र, शाही वेम तक्षम लेख खुदा है। काशी प्रसाद जायसवाल इस लेख के वेम की पहचान विम कड़फिसेस से ही करते हैं। इसके पश्चात आते हैं कनिष्क, जो 78 से 101 ईस्वी तक शासन करते हैं। विम कड़फिसेस के पश्चात कुषाण शासन की बागडोर कनिष्क के हाथों में आई। कनिष्क निश्चित रूप से भारत के कुषाण राज्यों में सबसे महान था। कनिष्क की सफलताएं। पूर्वी भारत की विजय। सारनाथ से प्राप्त कनिष्क के एक अभिलेख तीसरे वर्ष का एवं मुद्राओं की प्राप्ति के आधार पर कनिष्क को पूर्वी भारत का विजेता माना जाता है। त्रिधम्पिटक निदान सूत्र के चीनी अनुदान से पता चलता है कि कनिष्क ने पाटलिपुत्र के राजा पर आक्रमण कर उसे बुरी तरह परास्त किया तथा हर्जाने के रूप में एक बड़ी रकम की मांग की, किंतु इसके बदले में वह अश्वघोष लेखक, बुद्ध का भिक्षा पात्र तथा एक
अद्भुत मुर्गा पाकर ही संतुष्ट हो गया। चीन के साथ संघर्ष। प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर चीनी सेनापति पान चाउ और कनिष्क की सेना के बीच 90 ईस्वी के आसपास संघर्ष का साक्ष्य प्राप्त होता है। ह्वेनसांग भी उल्लेख करता है। संघर्ष का कारण चीनी तुर्किस्तान, मध्य एशिया का क्षेत्र और कनिष्क की हान राजकुमारी के साथ विवाह की इच्छा थी। इस संघर्ष का कोई अंतिम परिणाम प्राप्त नहीं हुआ था। रबातक अभिलेख। यह अफगानिस्तान के बेगलहान प्रांत में काफिर का किला नामक पहाड़ी से 1993 में खोजा गया। यह बैक्टीरियन भाषा तथा यूनानी लिपि में लिखा है। इसमें 23 पंक्तियां हैं। इस अभिलेख में कनिष्क को सम्राटों का सम्राट तथा देवपुत्र कहा गया। इस अभिलेख से पता चलता है कि कनिष्क ने बैक्टीरियन भाषा को अपने राज्य में प्रचलित किया। इसमें कुषाण वंश के एक अज्ञात शासक विमा टक्टो का पता चलता है। इसमें सफर नामक एक अधिकारी का उल्लेख आता है जिसे एक देवकुल स्थापित करने का आदेश दिया गया था तथा उसमें कुजुल कड़फिसेस, सुदाक्सना और विम कड़फिसेस तथा कनिष्क की प्रतिमाएं स्थापित करवाने के लिए कहा। इस प्रकार यह कुषाण वंश की वंशावली देने वाला प्रथम अभिलेख है। इस अभिलेख से पता चलता है कि विम कड़फिसेस व कनिष्क क्रमशः पिता पुत्र थे। कनिष्क की अन्य सफलताएं। सिंध पर कनिष्क के अधिकार की पुष्टि सुई बिहार अभिलेख 11वें वर्ष का से होती है। हुएनसांग उसे कपिसा का तो कल्हण उसे कश्मीर का विजेता बताता है। कल्हण के अनुसार उसने कनिष्कपुर नगर बसाया। हुविस्क का वारदा का अभिलेख 151 शक संवत उसे अफगानिस्तान विजेता बताता है। सांची से प्राप्त वशिष्ठ के समय का अभिलेख कनिष्क की दक्षिणी भारत की विजय का प्रतीक है। कनिष्क की हत्या उसके सैन्य अधिकारियों ने कर दी थी। कनिष्क का साम्राज्य और शासन व्यवस्था। कनिष्क का साम्राज्य उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में विंध्य पर्वत तक, पश्चिम में उत्तरी अफगानिस्तान से लेकर पूर्व में पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं बिहार तक विस्तृत है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्य था। पुरुषपुर, पेशावर इस विशाल साम्राज्य की राजधानी थी। लेखों में कनिष्क को महाराजा धीराज देवपुत्र कहा गया। देवपुत्र की उपाधि से यह सूचित होता है कि वह अपनी देवी उत्पत्ति में विश्वास करता था। यह उपाधि उसने चीनी सम्राटों के अनुकरण पर ग्रहण की होगी, क्योंकि चीनी सम्राट भी अपने को स्वर्गपुत्र कहते हैं। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रस्तर से ज्ञात होता है कि कुषाण शासक देवपुत्र के अतिरिक्त शाही तथा सहानसु शाही भी उपाधियां धारण करते थे। शाही सामंत तथा सहानुशाही स्वामी सूचक उपाधि है। इस प्रकार प्रशासन में सामंतीकरण की प्रक्रिया का प्रारंभ शक कुषाण काल से ही दिखाई पड़ता है। कालांतर में गुप्त सम्राटों ने इस प्रकार की विशाल उपाधियां ग्रहण की थी। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति से ज्ञात होता है कि कुषाण राज्य में विषय तथा भुक्ति जैसी प्रशासनिक इकाइयां थी। कुषाण लेखों में हम पहली बार दंड नायक तथा महादंड नायक जैसे पदाधिकारियों का उल्लेख पाते हैं। संभवतः वे सैनिक अधिकारी थे। ग्रामों का शासन ग्रामिक द्वारा चलाया जाता था, जिसका उल्लेख मथुरा लेख में मिलता है। कनिष्क के समय प्रमुख विद्वान पारसो, यह कनिष्क का राजगुरु था। इसकी सलाह पर ही कनिष्क ने कश्मीर के कुंडल वन विहार में चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन किया। यह निर्ग्रंथ था। संरक्षक, यह कनिष्क का राजपुरोहित था। वसुमित्र, यह चतुर्थ बौद्ध संगीति का अध्यक्ष था। इसने विभाषा शास्त्र नामक ग्रंथ लिखा। इस ग्रंथ को बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। इसे बौद्ध धर्म की बाइबिल भी कहा जाता है। अश्वघोष, यह चतुर्थ बौद्ध संगीति के उपाध्यक्ष तथा मुख्य अतिथि थे। यह कनिष्क के राजकवि थे। अश्वघोष को भारत का मिल्टन, गेटे और वोल्टेयर कहा जाता है। इनकी रचनाएं वज्र सूची, जिसमें जाति प्रथा की आलोचना की गई है। बुद्ध चरित्र, बुद्ध के जीवन का वर्णन है। इसमें 18 सर्ग है। सौंदरानंद, बुद्ध के सौतेले भाई नंद व इसकी पत्नी सुंदरी का वर्णन है। सारीपुत्र प्रकरण, यह नाटक है जिसमें नालंदा के सारीपुत्र जो बुद्ध के शिष्य थे के बौद्ध धर्म ग्रहण करने का वर्णन है। इसमें
9 अंक है। इसके अलावा मातृचेट, जिन्होंने अर्धशतकम की रचना की थी। इसके अलावा चरक, यह कनिष्क के राज्य वेद थे। इन्होंने आयुर्वेद नामक चरक संहिता की रचना की। एजिसिलाओस, जो यूनानी विद्वान थे। कनिष्क के शासनकाल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। इसे बोरला अभिलेख शक संवत 380 का। यह अभिलेख वाकाटक शासक देवसेन का है। इस अभिलेख में पहली बार शक संवत का उल्लेख मिलता है। कनिष्क को भारतीय इतिहास में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। कनिष्क ने कश्मीर में कनिष्कपुर तथा तक्षशिला में सिरसुख नामक नगर बसाए थे। कनिष्क ने स्वर्ण, ताम्र तथा कांस्य मुद्राएं जारी की। कुषाण काल में सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं कनिष्क ने जारी की थी। कनिष्क ने अपने सिक्कों पर ग्रीक लिपि तथा यूनानी भाषा और खोतानी भाषा का प्रयोग किया है। सिक्कों पर कनिष्क की उपाधि साओ नानो साओ, शहंशाह तथा महाराजा धीराज मिलती है। कनिष्क ने नाना देवी के नाम पर नाणक मुद्राएं भी जारी की है। मानव रूप में बुद्ध की आकृति का अंकन सर्वप्रथम कनिष्क की मुद्राओं पर ही हुआ है। मानव रूप में बुद्ध प्रतिमाओं का निर्माण भी कुषाण काल में शुरू हुआ है। कनिष्क के उत्तराधिकारी, कनिष्क की मृत्यु के पश्चात उसका बड़ा पुत्र वशिष्ठ कुषाण वंश का राजा हुआ। इसका ईसा ईसापुर अभिलेख मथुरा से प्राप्त हुआ है, जो शुद्ध सांस्कृतिक संस्कृत का प्राचीनतम अभिलेख है। वशिष्ठ के पश्चात हुविस्क, जो 106 से 138 ईस्वी तक शासक रहे। उसके समय में कुषाण सत्ता का केंद्र पेशावर से हटकर मथुरा हो गया था। उसका व्यक्तिगत झुकाव ब्राह्मण धर्म की ओर था। उनके सिक्कों पर शिव, स्कंद, कुमार, विशाख, महासेन आदि देवताओं की आकृतियां उत्कीर्ण मिलती है। इसके सिक्कों पर उमा का अंकन मिलता है। पाशुपत धर्म का प्राचीनतम अंकन हुविस्क की मुद्राओं पर मिलता है। हुविस्क ने चतुर्भुजी विष्णु अंकित सिक्के भी जारी किए। संकर्षण तथा वासुदेव का अंकन भी सर्वप्रथम इसकी मुद्राओं पर मिलता है। कनिष्क द्वितीय, कश्मीर में हुविस्कपुर नामक नगर की स्थापना करवाई। हुविस्क के पश्चात कनिष्क द्वितीय राजा हुआ। उसने महाराज राजा धीराज, देवपुत्र तथा तत्कालीन रोम्य राजाओं के अनुकरण पर केसर या सीजर, आरा पाषाण अभिलेख में इसका उल्लेख मिलता है, आदि उपाधियां धारण की थी। कनिष्क कुल का अंतिम महान सम्राट वासुदेव प्रथम था, जो 145 से 176 ईस्वी तक रहा। वासुदेव शैव मतानुयायी था। उसकी मुद्राओं पर शिव तथा नंदी की आकृतियां उत्कीर्ण मिलती है। शिव के साथ हाथी का अंकन मिलता है। वासुदेव प्रथम के साथ ही मूल कनिष्क कुल का अंत हुआ। परवर्ती कुषाण, वासुदेव के बाद कुषाणों का इतिहास अंधकारपूर्ण रहा। कनिष्क तृतीय, परवर्ती कुषाण राजाओं से सर्वप्रथम वासुदेव के बाद हमें एक तीसरे कनिष्क का पता चलता है, जिसने संभवतः 180 से 210 ईस्वी तक राज्य किया। कनिष्क के सिक्कों उसके कुछ प्रांतीय क्षत्रपों के नामांश प्राप्त होते हैं, जैसे वासु वीरु मही, वासु वीरु मही इत्यादि। क्षत्रपों के हिंदू नाम से स्पष्ट है कि इस समय तक कुषाणों के भारतीयकरण की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी थी। सिक्कों पर क्षत्रपों का उल्लेख उनके बढ़ते हुए प्रभाव का द्योतक है। वासुदेव द्वितीय, चीनी स्रोतों में इसे पोतियाऊ कहा गया। अल्तेकर के अनुसार कनिष्क तृतीय के बाद वासुदेव द्वितीय राजा बना था। शिव तथा नंदी प्रकार के सिक्के जिन पर वासु नाम उत्कीर्ण है, बैक्टीरिया तथा अफगानिस्तान से मिले हैं। इससे पता लगता है कि उसका अधिकार इसी भाग में था तथा सिस्तान और पंजाब से उसके राज्यपाल स्वतंत्र हो गए थे। उसने संभवतः 210 ईस्वी से 230 ईस्वी तक शासन किया था। पश्चिमोत्तर सीमाओं पर ईरान के ससेनियन राजाओं के आक्रमण प्रारंभ हुए। क्रमशः ससेनियन नरेशों ने पश्चिमोत्तर सीमाओं पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार भारत के आंतरिक तथा उत्तरी पश्चिमी प्रदेशों से कुषाण सत्ता का अंत हुआ।
भारत में सर्वप्रथम अभिलेख युक्त व शासक के आकृति युक्त सिक्के जारी किए इंडो ग्रीक शासकों ने। सांचे में डालकर मुद्रा बनाने की कला भारतीयों ने सीखी थी इंडो ग्रीक शासकों से। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राओं का प्रचलन किया था इंडो ग्रीक शासकों ने। भारत में सर्वप्रथम शुद्ध स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी कुषाणों ने। भारत में सर्वप्रथम वृहद स्तर पर स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी कुषाणों ने। और सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी गुप्त शासकों ने। शक कुषाण काल में स्वर्ण तथा रजत मुद्राओं की विनिमय दर 1:14 थी। कुषाण साम्राज्य के पतन के कारण राखालदास बनर्जी ने बताया गुप्तों का उदय, केपी जायसवाल ने कहा था भारसिव नागों का उदय, अल्तेकर ने कहा था यौधेयों का विनाश और धृतशर्मन ने बताया कि ससैन्यन शासक शापुर प्रथम के द्वारा विनाश किया गया। नागार्जुन यह बौद्ध दार्शनिक था जो कनिष्क का समकालीन था। वेन्सांग के अनुसार नागार्जुन का जन्म दक्षिणी कौशल के विदर्भ आधुनिक बरार में हुआ था। सातवाहन शासक यज्ञश्री सातकर्णी को इन्होंने एक पत्र लिखा। यह शून्यवाद के प्रतिपादक तथा माध्यमिक दर्शन के आचार्य है। इनको बौद्ध धर्म का सेंट पॉल या संत पॉल कहा जाता है। इनको रसायन का नियामक तथा रस चिकित्सा का आविष्कारक माना जाता है। इन्होंने सोने, चांदी, तांबा, लोहे आदि की भस्मों द्वारा विविध रोगों की चिकित्सा की। पारा की खोज इसकी सबसे महत्वपूर्ण खोज थी। इनकी प्रमुख रचनाएं रस रत्नाकर, रसायन शास्त्र पर, प्रज्ञापारमिता सूत्र, आरोग्य मंजरी, योग सार, प्रमाण विघटन, चरक संहिता। चरक संहिता यह कुषाण शासक कनिष्क के राज्यवेद चरक के द्वारा लिखी गई थी। चरक को काय चिकित्सा का जनक कहा जाता है। चरक संहिता में 120 अध्याय और 8 खंड है। 8 खंड निम्न है: सूत्र, निदान, विमान, शरीर, दंद्य, चिकित्सा, कल्प और सिद्धि। निदान खंड में 8 बीमारियों का उल्लेख मिलता है। चिकित्सा नामक खंड में विभिन्न रोगों की चिकित्सा का विवरण दिया गया है। चरक संहिता को भारतीय चिकित्सा का एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। बौर पांडुलिपि में चरक संहिता का अधिकांश साहित्य मिलता है। श्री सूत्र पद्धति हेतु लिंग व औषधि चरक संहिता का मूल आधार है। सुश्रुत संहिता इसके रचयिता सुश्रुत थे जिनको गुप्तकालीन माना जाता है। इनको शल्य चिकित्सा का जनक तथा विश्व में प्लास्टिक सर्जरी का जनक माना जाता है। सुश्रुत संहिता में 6 खंड है। इसमें शल्य क्रिया में प्रयुक्त होने वाले 121 उपकरणों का वर्णन किया गया है। बागभट्ट आयुर्वेदिक ग्रंथों में अष्टांग हृदय तथा अष्टांग संग्रह की रचना है। आयुर्वेद त्रयी चरक, सुश्रुत तथा वाग्भट को सम्मिलित रूप से कहा जाता था। वृहत त्रयी चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और अष्टांग हृदय को कहा जाता था। कुषाणकालीन स्थापत्य और कला। पुरुषपुर स्तूप कनिष्क ने अपनी राजधानी पेशावर में 13 मंजिल व 400 फीट ऊंचा विशाल स्तूप बनवाया। इस स्तूप का वास्तुकार अंगिलस नामक यवन था। इस स्तूप में लकड़ी की प्रचुरता से प्रयोग किया गया तथा इसके ऊपर लोहे का एक विशाल छत्र स्थापित किया गया। फायान, हवेनसांग तथा सुंग्युन ने इसका वर्णन किया है। यह स्तूप पंचभूमिक है तथा इसके शिखर पर 25 मंडप बनाए गए हैं। हविनसांग के भारत आने से पूर्व यह स्तूप जलकर नष्ट हो गया था। इसमें बुद्ध की पद्मासन मुद्रा में प्रभास मंडल युक्त मूर्ति स्थापित की गई है तथा दाएं ब्रह्मा और बाएं इंद्र की मूर्ति हैं। इसमें बुद्ध के कंधों पर संघाटी है। धर्म राज्य का स्तूप या चीर स्तूप यह स्तूप तक्षशिला से प्राप्त हुआ है जो गंधार कला शैली में निर्मित है। इसके शीर्ष भाग में दरार होने के कारण इसे चीर स्तूप कहा जाता है। मूलतः इसका निर्माण मौर्य शासक अशोक के समय हुआ तथा कनिष्क के समय इसका आकार अवर्धन किया गया। तक्षशिला को भद्रशिला भी कहा जाता है। यहाँ कालक्रम की दृष्टि से 3 नगर अस्तित्व में आए: भीर टीला जो मौर्यकालीन, सिरकप जो इंडो ग्रीक शासकों द्वारा स्थापित और शीर सुख जो कनिष्क के द्वारा स्थापित।
माणिक्य लाल तथा जमालगढ़ी जो तक्षशिला के निकट है, यह भी गांधार कला के स्तूप है। माणिक्य लाल स्तूप का निर्माण कनिष्क के दंड नायक लल ने करवाया था। कनिष्क के शासनकाल में कला के क्षेत्र में दो शैलियों का उदय हुआ, गांधार कला शैली और मथुरा कला शैली। गांधार कला शैली गांधार क्षेत्र उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में विकसित होने के कारण इसे गांधार शैली कहा जाता है। काबुल, सवात तथा सिंधु इन तीन नदियों की द्रोणियों से घिरा प्रदेश गांधार था तथा यही प्रदेश इस कला की जन्मभूमि है। इस कला को इंडो ग्रीक, ग्रीक रोमन, यूनानी बौद्ध कहा जाता है। डॉक्टर लिटनर ने ग्रीको बुद्धिस्ट शैली कहा। हंटिंगटन ने इस इसे बैक्ट्रो गांधार शैली कहा था। गांधार शैली के प्रमुख स्थान बामियान, तक्षशिला, पुष्कलावती या चारसदा, कपिसा, स्वात घाटी, उडियान, नगरहार और वहालिक बैक्टीरिया। नगरहार चूने मिट्टी की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध था। कपस कपिसा से हाथी दांत के बने 1000 से अधिक उपादानों की सूची मिली है। इसको बेग्राम संग्रह कहा जाता है। बामियान को गांधार कला का खजाना कहा जाता है। यहाँ पहाड़ी को काटकर बुद्ध मूर्तियां निर्मित की गई। यहाँ से बुद्ध की सबसे ऊंची मूर्ति प्राप्त हुई है। गांधार शैली की प्राप्त बौद्धिस्त प्रतिमा में सर्वाधिक प्रतिमाएं मैत्रेय की है। गांधार कला में निर्मित बुद्ध की मूर्ति की विशेषता है। इस कला में बुद्ध को घुंघराले बालों में दिखाया गया है, जो एक विशेष प्रकार की गांठ में गूंथे हुए हैं, जिसे उसने कहा जाता है। विशाल कान आभूषणों से लदे हुए हैं। बुद्ध को अधिकांशतः नंगे पैर दिखाया गया है तथा एक पैर हल्का मुड़ा हुआ दिखाया गया है। बुद्ध के दोनों कंधे संघाटी से ढके हुए हैं। बाएं हाथ से वस्त्र का एक छोर पकड़े हुए तथा दाहिने हाथ को सामान्यतः अभय मुद्रा में दिखाया गया है। मथुरा कला शैली यह कुषाणों की दूसरी राजधानी थी। महात्मा बुद्ध की मूर्ति का निर्माण सर्वप्रथम यहीं पर हुआ था। यहाँ पर बौद्ध प्रतिमाओं के अलावा वैष्णव व शैव प्रतिमाओं का भी निर्माण हुआ है। इस कला शैली में बुद्ध की प्रतिमाओं में विशालता दिखाई गई है। चेहरा गोल है तथा उस पर मुस्कान दिखाई गई है। इसमें शरीर के वक्ष को स्पष्ट दिखाया गया है। इसमें बुद्ध की प्रतिमाओं में वस्त्रों की पारदर्शिता स्पष्ट दिखाई देती है। इसमें वस्त्र सिर्फ बाएं कंधे को ढके हुए हैं। इसमें सिर के चारों ओर के प्रभामंडल को अत्यधिक सजाया गया है। गांधार कला और मथुरा कला में अंतर। गांधार कला इस शैली में बुद्ध तथा बौद्ध धर्म संबंधी दृश्यों का चित्रांकन किया गया है। ब्राह्मण तथा जैन धर्म संबंधी मूर्तियों का प्राय अभाव है। वहीं मथुरा कला में बुद्ध, बोधिसत्व, जैन तीर्थंकर और ब्राह्मण धर्म सभी से संबंधित मूर्तियां बनाई गई है। गांधार कला में भारतीय विषयों को यूनानी ढंग से उत्कीर्ण किया गया है, लेकिन मथुरा कला में भाव की कल्पना, अलंकरण तथा विषय भारतीय है। गांधार कला शैली में यथार्थवादी व पुरुष प्रधान है। आध्यात्मिकता तथा भावुकता का भाव है। शारीरिक सौंदर्य को प्रदर्शित किया गया है, इसलिए इसे नग्न कला भी कहते हैं। वहीं मथुरा कला की मूर्तियां आध्यात्मिकता तथा भावुकता युक्त है। इसमें वस्त्रों की सलवटों युक्त दिखाया गया है। बुद्ध का शरीर मुंडित है। बुद्ध को मूंछ रहित दिखाया गया है। गांधार कला में मूर्ति निर्माण में मुख्यतः भूरे व स्लेटी रंग के पत्थर का प्रयोग किया गया है। वहीं मथुरा कला में मूर्ति निर्माण में सफेद चित्तीदार लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है। प्रभामंडल का भारतीय मूर्ति कला में सर्वप्रथम प्रयोग गांधार कला में किया गया। इसमें प्रभामंडल सादा व अलंकरण रहित है। इसमें बुद्ध की मूर्तियां पद्मासन, अभय मुद्रा व धर्मचक्र परिवर्तन मुद्रा में निर्मित है। वहीं मथुरा कला में प्रभामंडल को अत्यधिक सजाया गया है। मथुरा कला में बुद्ध सिंहासन पर बैठे हुए तथा पैरों के समीप सिंह की आकृति है। गांधार कला में दोनों कंधे वस्त्रों से ढके हुए हैं। वहीं मथुरा कला में एक कंधा वस्त्रों से ढका हुआ है। मौर्योत्तरकालीन समाज। इस समय समाज वर्णाश्रम व्यवस्था पर आधारित था। इस काल में विदेशियों का समाज में आत्मसातीकरण किया गया। पंतजलि, यवन तथा शकों को
अनिर्वासित शूद्र कहते हैं। मनुस्मृति में इन्हें अव्रात्य क्षत्रिय कहा गया। इस समय शास्त्रकारों ने वर्ण संकरता का सिद्धांत प्रतिपादित किया। इस काल में भी वर्णों की संख्या अपरिवर्तित थी, किंतु वर्ण संकरता से उत्पन्न जातियों की संख्या अधिक हो गई। इस काल में वैश्य तथा शूद्र वर्ण के बीच अंतर कम हो गया था। मनुस्मृति में शूद्र अध्यापकों तथा शूद्र शिष्यों का उल्लेख मिलता है, जिससे पता लगता है कि शूद्रों को शिक्षा प्राप्त करने के अधिकार से वंचित नहीं रखा गया था। महिलाओं की स्थिति, इस समय परिवार पितृमूलक तथा संयुक्त थे। सातवाहन शासकों का नाम मातृ प्रधान था, लेकिन सातवाहन समाज मातृ प्रधान नहीं था। इस काल में नारी का दानदाता के रूप में उल्लेख मिलता है। पर्दा प्रथा व सती प्रथा के प्रचलन का कोई प्रमाण नहीं मिलता। अंतर्वर्ण विवाह प्रचलित थे। इस समय नियोग प्रथा प्रचलित थी, जिसको मनुस्मृति में पशु धर्म कहा गया। नियोग से उत्पन्न पुत्र क्षत्रिय कहलाता था। इस समय के स्मृतिकारों ने तलाक को मान्यता नहीं दी, बल्कि विवाह को आजीवन चलने वाली संस्था घोषित किया था। पुनः विवाह करने वाली स्त्री को पुनर्वधू कहा जाता था तथा उससे उत्पन्न संतान को पुनर्भू कहा जाता था। मौर्योत्तरकालीन आर्थिक स्थिति, इस काल में आर्थिक सामाजिक जीवन का मुख्य आधार कृषि था। धान गेहूं जो प्रमुख खाद्यान्न थे। इस समय कृषि के लिए सिंचाई व्यवस्था का उल्लेख भी मिलता है। मथुरा के शक षोडश के समय बांध बनवाने तथा जलाशय निर्माण का उल्लेख भी मिलता है। रुद्रादमन के जूनागढ़ अभिलेख में काठियावाड़ से सुदर्शन झील के निर्माण का उल्लेख मिलता है। इसी काल में सिंचाई के लिए अरहट घटिका का प्रयोग प्रारंभ हुआ। हाल की गाथा सप्तशती में सर्वप्रथम अरहट घटिका का उल्लेख मिलता है। इस काल में सीता भूमि राज्य के स्वामित्व वाली भूमि का उल्लेख बहुत कम मिलता है, अर्थात भूमि का व्यक्तिगत स्वामित्व की धारणा प्रबल हो गई थी। गौलिक चारागाह कहा जाता था। मनुस्मृति में राजा को महीपति पृथ्वी का स्वामी कहा गया। ग्राम समुदाय की अवधारणा का सर्वप्रथम संकेत मिलिंदपनों में मिलता है। मौर्योत्तरकालीन उद्योग तथा व्यवसाय, सूती वस्त्र उद्योग इस समय का सबसे प्रमुख महत्वपूर्ण उद्योग था। उरेयरू तथा अरिकामेडु सूती वस्त्र के प्रमुख केंद्र थे। उरेयरू में निर्मित स्थानीय मलमल को अर्गरू कहा जाता था। मथुरा सटका नामक वस्त्र निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। ये बात पंतजलि ने कही है। बंगाल अत्यंत महीन सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध था, जिसे मसलिन कहा जाता था। उरेरू तगर तथा अरिकामेडु से ईंटों से बने रंगाई के हौज मिले हैं। मिलिंदपनों से 75 प्रकार के व्यवसायों का उल्लेख मिलता है। जातक ग्रंथों से 18 प्रकार के शिल्पों का उल्लेख मिलता है। दीर्घ निकाय में 24 प्रकार के व्यवसायों का उल्लेख मिलता है। महावस्तु में 36 प्रकार के कामगारों का उल्लेख मिलता है। दिव्यावदान में खालिक चक्र, तेल निकालने का कोहलू का उल्लेख मिलता है। इस काल में शिल्पी राज्य के नियंत्रण से मुक्त हो गया, वह स्वतंत्र रूप से कार्य करने लगा। स्टेबो के अनुसार किसी शिल्पी की आंख व हाथ को नुकसान पहुंचाने वाले को मृत्यु दंड दिया जाता था। फलोरा दंतपुर उड़ीसा हाथी दांत की कारीगरी के लिए प्रसिद्ध था। वाराणसी उत्तर प्रदेश जो चंदन की लकड़ी, रेशम तथा उत्कृष्ट मसलिन के लिए प्रसिद्ध था। कोलच्ची या कोरकाई मोती उत्पादन के लिए प्रसिद्ध, यह पांड्य राज्य में स्थित था। कोयम्बटूर वेरदुई मणि की खान के लिए प्रसिद्ध था। पेरिपल्स के अनुसार पांड्य शासकों के अधीन मृत्युदंड प्राप्त अपराधियों द्वारा समुद्र में सीपियां चुनकर लाई जाती थी, जिससे मोती निकाले जाते थे। करीमनगर तथा नालकोंडा आंध्र प्रदेश लौह इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध थे। मौर्योत्तरकालीन व्यापार, प्रथम शताब्दी से तृतीय शताब्दी का काल भारत रोमन व्यापार का स्वर्ण काल था। यह काल आर्थिक दृष्टि से बहुत ज्यादा समृद्ध था। इस काल में रोम के साथ व्यापार में रेशम अस्थायी व्यापार का अंग था, जबकि मसाले, मलमल, मोती व बहुमूल्य पत्थर संगठित व्यापार के अंग थे। पोम्पई नगर की खुदाई में द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व की भारतीय शैली से निर्मित हाथी दांत की एक यक्षिणी की मूर्ति मिलती है। रोमन शासक क्लेडियस ने भारत रोमन साम्राज्य के मध्य होने वाले सामुद्रिक व्यापार को सर्वाधिक प्रोत्साहन दिया।
कुषाण शासक कनिष्क ने रोमन सम्राट के दरबार में एक दूत एक दूत मंडल भेजा था। रोमन सम्राट ट्राजन ने 116 ईस्वी में भारत की ओर जाने वाले एक जहाज को देखकर कहा, यदि मैं युवा होता तो अभी इस पर कूद कर बैठ जाता। भारत रोमन व्यापार से सर्वाधिक लाभ सातवाहन शासकों को हुआ है। 47 ईस्वी में ही हिपालस नामक ग्रीक यूनानी नाविक ने अरब सागर में चलने वाली दक्षिणी पश्चिमी तथा उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवनों की खोज की है। भारत द्वारा भारत द्वारा रोम को निर्यात की जाने वाली वस्तुएं रेशमी वस्त्र, गरम मसाले, गोल मिर्च, इलायची, लौंग, मलमल, हीरे, हाथी दांत की वस्तुएं, मोती, चंदन, लोहे की वस्तुएं। भारत द्वारा रोम से आयात की जाने वाली वस्तुओं के अंदर शराब, सीसा, तांबा, दवाई और रंगा। मालाबार की गोल मिर्च निर्यात की सबसे प्रमुख वस्तुओं में से एक थी। इसको यवन पीरिय कहा जाता था। रोमिला थापर ने इसे तत्कालीन व्यापार का काला सोना कहा है। मुजिरिस मालाबार तट पर स्थित गोल मिर्च सफेद मिर्च का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र था। इस काल में रोम के साथ व्यापार संतुलन भारत के पक्ष में था। रोम से होने वाले व्यापार में भारत को वहां से हर वर्ष 55 करोड़ सेस्टर्स की प्राप्ति होती थी। पिलनी ने भारत को बहुमूल्य पत्थरों तथा रत्नों का प्रमुख उत्पादक बताया तथा भारत के बहुमूल्य रत्नों की लंबी सूची दी है। पिलनी के अनुसार रोम भारत से विलासिता की सामग्रियां मंगवाने पर 10 करोड़ सेस्टर्स खर्च करता है। इस कारण रोम भारत से व्यापार के लिए अपने स्वर्ण कोष को रिक्त कर रहा है। इस पर प्लिनी ने दुख प्रकट किया है। प्लिनी के अनुसार रोम की यौनाएं बुनी हवा के जाले मलमल पहनकर अपना सौंदर्य झलकाती है। भारत में अनेक स्थानों से रोमन सम्राटों के स्वर्ण तथा रजत सिक्के प्राप्त हुए हैं। उत्तरी भारत से रोमन मुद्राओं के कम प्राप्त होने का कारण कुषाण शासकों द्वारा रोमन मुद्राओं को गलाकर पुनः अपने नाम से प्रसारित करना था। रोमन लोगों ने सर्वप्रथम दक्षिणी भारत से ही व्यापार प्रारंभ किया, क्योंकि वे समुद्री व्यापार को ज्यादा तवज्जो देते थे। अरिकामेंडु, धूलिकोटा, पेंडा बांकोड, कोंटालीगल, शिशुपालगढ़ शिशुपालगढ़, कोयम्बटूर, कावेरी नदी घाटी आदि से प्रचुर मात्रा में रोमन सिक्के मिले हैं। भारत में दो प्रकार के मृदभांड मिले हैं, उत्कृष्ट दुहती रोमन एम्फोरा जार और एरेटाइन मृदभांड। अरिकामेंडु पांडिचेरी, पेरिपल्स में इसको पेडोक या पोडुके कहा जाता था। यह अरियन कुपम नदी के किनारे स्थित है। 1945 ईस्वी में मार्टिमर व्हीलर के द्वारा सर्वप्रथम इसकी खोज की गई थी। यहाँ से रोमन सिक्के, रोमन एम्फोरा, रोमन बस्ती, मिट्टी से निर्मित रोमन लैंप के टुकड़े, ऑगस्टस की आकृति अंकित रत्न प्राप्त हुए हैं। पश्चिमी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह। पश्चिमी तट पर स्थित कौन कौन से प्रमुख बंदरगाह? पाटल अथवा पटाला सिंध के डेल्टा क्षेत्र में स्थित, बारबेरिकम जो सिंध के मुहाने पर स्थित है, भृगुकच भड़ोच या बेरीगाजा यह मौर्योत्तर काल का सबसे प्रसिद्ध व प्रमुख बंदरगाह था। टोलमी ने इसे पश्चिमी भारत की सर्वप्रथम मंडी तथा विशालतम पंड्य नगर कहा है। सिल्क रूट से लाभ प्राप्त करने वाला प्रधान बंदरगाह यही था। मुजिरिस, मालाबार तट केरल, पूर्वी तट के बंदरगाह। पूर्वी तट के बंदरगाह में मारुगुर, पांड्य राज्य में कालची या कोरकाई, अरिकामेंडु, कावेरीपट्टनम, करियाल या चमर यह चोलों का प्रमुख बंदरगाह था। टोलमी ने इसे खबेरिस कहा है। वासु वासु समुद्रम, महाबलीपुरम के निकट स्थित बंदरगाह। स्टेबो के अनुसार रोमन सम्राट ऑगस्टस ने भारतीय सम्राट के दरबार में एक दूत मंडल के साथ भुजाहीन व्यक्ति, सांप तथा कछुए भेजे थे। अवदान शतक में कुषाण कालीन व्यापार की जानकारी मिलती है। दक्षिणी पूर्व एशिया से व्यापार। इस काल में दक्षिणी पूर्व एशिया के साथ व्यापार में प्रगति हुई। मालदीव, थाईलैंड, श्रीलंका, बेबीलोन, स्वर्णद्वीप आदि के साथ भारत का व्यापार अच्छी स्थिति में था। बावेरू जातक के अनुसार भारतीय व्यापारी बेबीलोन पश्चिमी एशिया को कौवे तथा मयूर जैसे पक्षियों का निर्यात करते थे। पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी। इस पुस्तक की रचना प्रथम शताब्दी ईस्वी के अंतिम भाग में की गई। यह
यूनानी भाषा में लिखी गई है। हिंद महासागर, फारस की खाड़ी तथा लाल सागर को एरिथ्रियन सागर कहा जाता है। इसमें भारत के पूर्वी तथा पूर्वी व पश्चिमी तट के बंदरगाहों की विस्तृत सूची प्राप्त होती है। इसमें कुल 24 बंदरगाहों का उल्लेख मिलता है। मौर्योत्तर काल के प्रमुख चैत्य गृह व विहार। चैत्य बौद्ध धर्म का देवालय या उपासना केंद्र को चैत्य कहा जाता था। विहार जो बौद्ध भिक्षुओं के आवास होते थे उन्हें विहार कहा जाता था। इस काल में पश्चिमी भारत की पर्वत गुफाओं को काटकर चैत्यगृह तथा विहारों का निर्माण किया गया। सातवाहन कालिक चैत्यगृह तथा विहार हीनयान संप्रदाय से संबंधित है, जिसमें बुद्ध की मूर्ति नहीं बनती थी। प्रमुख चैत्यगृह प्रमुख चैत्यगृह कौन कौन से हैं? पहला की भाजा जो महाराष्ट्र के पुणे में स्थित है, पश्चिमी भारत में स्थित प्राचीनतम चैत्यगृह एवं विहार है। इस चैत्यगृह के प्रवेश द्वार पर घोड़े की नाल वाला एक आकर्षक मेहराब काटकर बनाया गया है। दूसरा प्रमुख चैत्यगृह कोंडाने गुहा जो कोंडाना महाराष्ट्र में, पित्तलखोरा जो महाराष्ट्र के खानदेश में, कार्ले जो महाराष्ट्र के पुणे में है। यहाँ कुल 4 गुफाएं हैं, जिनमें से एक चैत्यगृह तथा 3 विहार है। इसका निर्माण वशिष्ठ पुत्र पुलवामी के काल में वैजयंती के भूतपाल नामक श्रेष्ठी ने करवाया था। कार्ले स्थित एक विहार को गौतमीपुत्र सातकर्णी के राज्यपाल अरफान ने दान में दिया था। मुख्य मंडप के बीच एक संगीतशाला का भी निर्माण किया गया। भाजा व कार्ले हिनयानी स्तूप स्थापत्य आसुनाल वातायन नाम से जाना जाता है। पांचवा कन्हेरी जो महाराष्ट्र के मुंबई में है। इस चैत्यगृह का निर्माण गजसेन तथा गजमित्र नामक 2 भाइयों ने करवाया था। यज्ञश्री सातकर्णी के काल में कहना यहाँ से गुहा स्थापत्य के वास्तुकार था। नासिक महाराष्ट्र यह चैत्यगृह निर्माण भट्टपालिका ने करवाया था। इस चैत्यगृह का जो निर्माण है यह भट्टपालिका ने करवाया था। इस चैत्यगृह को पांडुलेन कहा जाता है। यहाँ 17 गुफाएं हैं, जिनमें से एक चैत्यगृह तथा 16 विहार है। यहाँ सर्वप्रथम सातवाहन नरेश कृष्ण ने गुहा विहार का निर्माण करवाया। इसके पश्चात नहपान गौतमीपुत्र सातकर्णी तथा यज्ञश्री सातकर्णी ने यहाँ गुहा विहार बनवाए थे। गुहा विहार संख्या 12 का निर्माण इंद्राग्नि दत्त तथा नामक यवन ने करवाया था। बेडसा पुणे महाराष्ट्र। कौंडिविते पश्चिमी भारत में चैत्यगृह की सबसे प्रमुख विशेषता पार्श्ववर्तिका का निर्माण सर्वप्रथम इसी चैत्य में किया गया था। जुन्नर पुणे महाराष्ट्र। यहाँ कुल 150 गुफाएं हैं। यहाँ की गुफाओं में गणेश लेन तथा तुलजा लेन प्रमुख है। यहाँ चांद नामक यवन द्वारा दान दिए जाने का उल्लेख मिलता है। चांद भी भागवत धर्म का अनुयायी था। मौर्योत्तर काल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। सूर्य, शिव तथा गजलक्ष्मी की मूर्तियां सर्वप्रथम शुंग काल में बनी। शिव की प्राचीनतम मूर्ति गुड्डीमल्लम से मिली है। गजलक्ष्मी की प्राचीनतम मूर्ति भरहुत से प्राप्त हुई है। सूर्य की प्राचीनतम मूर्ति भरहुत से मिली है। विष्णु की प्राचीनतम मूर्ति मल्हार छत्तीसगढ़ से प्राप्त हुई है। ब्रह्मा की प्राचीनतम मूर्ति मथुरा से मिली है। विष्णु के वराह अवतार की प्राचीनतम मूर्ति मथुरा से मिली है। बलराम के प्राचीनतम प्रतिमा जुनचुटी गांव मथुरा से प्राप्त हुई है। यह शुंगकालीन है। शिव के साथ पार्वती की प्रतिमा तथा उनके अर्धनारीश्वर स्वरूप की प्रतिमा सर्वप्रथम मथुरा से मिली है, जो कुषाण कालीन है। उदित वेशधारी सूर्य की प्रतिमा कंकाली टीला मथुरा से प्राप्त होती है। इसमें कुर्सी पर बैठने की मुद्राओं में पैर लटकाए हैं। उनके बाएं हाथ में तलवार तथा दाहिने हाथ में कमल के फूलों की पीछी है। उन्होंने लंबा कोट, सलवार तथा पैरों में मोटे जूते पहने हैं। महिषासुर मर्दिनी की प्राचीनतम प्रतिमा टोंक राजस्थान से प्राप्त होती है। मौर्योत्तर काल की भारतीय टेराकोटा मृण मूर्ति शिल्प का उत्कर्ष काल कहा जाता है। सांचे का सर्वप्रथम प्रयोग शुंग काल की देन है। चाक पर बने लाल मृद भांड शुंग कुषाण काल का प्रमुख मृद भांड है। इस काल को भारत का तृतीय नगरीकरण का काल कहा जाता है। इस काल में सामान्य लेन देन ताम्र मुद्राओं में होता था। सिरकप तक्षशिला ग्रिड संरचना से निर्मित इस नगर से
7 पुरातात्विक स्थलों की पहचान की गई है। शोंक मथुरा से कुषाणकालीन भवनों के 7 स्तरों का पता चला है। चंद्रकेतुगढ़ पश्चिमी बंगाल, यहाँ से भी 7 पुरातात्विक स्तरों की पहचान की गई है। शिशुपालगढ़ उड़ीसा, यहाँ से विशाल तोरण द्वार प्राप्त हुआ है। यहाँ से कुषाणों के सिक्के बनाने के सांचे भी मिले हैं। सिर सुख तक्षशिला, इस नगर की स्थापना कुषाणों ने की थी। तो इसी के साथ ही आज का 14वां चैप्टर समाप्त होता है। आज 14वां और 13वां 2 चैप्टर हमने पढ़े थे। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे गुप्त साम्राज्य, 15वां नंबर चैप्टर गुप्त साम्राज्य। तो गुप्त साम्राज्य को हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।